हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? कैसे हो? क्या बोल दो? नहीं, कुछ और बोला। देखो, सब कुछ तो मन से ही है ना। मन से अगर सोच लेंगे पहले से ही अच्छा, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी होने शुरू हो जाएंगी। और नहीं सोचा तो फिर सब ऊट पटांग है ना। आगे आ जाओ, इतना पीछे क्यों बैठे हो? फैन के कारण? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, फिर तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नाम से ही क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब आप यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में बात करोगे, जो कि कैसे प्रोड्यूस होंगी, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बदलने के कारण। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जहाँ पे अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बोलूँ तो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैसे, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलते हो। तो अब आज की क्लास जो है मोस्टली इसी के ऊपर कंसंट्रेटेड रहेगी, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को जानने से। हम पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को जानेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को जानने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स को बदला कैसे जाता है या बदल कैसे जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो होगा फैराडेज लॉ और लेंज लॉ पे, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है तो किस तरीके से वो ईएमएफ को इंड्यूस करने में हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मोशनल ईएमएफ के बारे में बात करेंगे, जिससे अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहाँ हम सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को पढ़ेंगे, और फाइनली हम लोग उनके कॉम्बिनेशन को पढ़ते हुए लास्ट में थोड़ा सा ग्रोथ ऑफ करंट और डिके ऑफ करंट पढ़ेंगे, जिससे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर कहीं पे इंडक्टर हमारे पास आता है तो उसे हम कैसे यूज़ करेंगे, इसे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या? तो क्या क्या पढ़ना है सभी को क्लियर है? हाँ ना, तो बोल दो। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने सबसे पहले बोला, स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स से। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों बोर्ड पे कंसंट्रेट करते हैं और सीखना शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने इससे पहले फ्लक्स वर्ड कहीं पढ़ा भी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, पढ़ा था। हमने बोला था कि जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस किसी सरफेस से होकर पास करती है, उन सभी लाइंस के नंबर्स को आप क्या कह लेते हो? वहां पे क्या कह लेते हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह लेते हो। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइंस की जगह पे क्या हो जाना है? मैग्नेटिक लाइंस। और ध्यान ये रखना है कि हम एक वर्ड और भी ऐड कर लें, उस जगह पे भी ऐड कर लेते। नॉर्मली जितनी इस सरफेस से पास होती है, हम उन लाइंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो देखो डेफिनेशन भी है, मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच पासेस नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। दोनों में कोई फर्क है क्या? नहीं है। बहुत सिंपल भाषा में आप इसे आराम से इतनी सी बात से समझ सकते हो। अब मैं इसकी अगर मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करूं तो मैं लिखूंगा बेटा, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से। रिप्रेजेंट किससे करोगे? फाई बी। फाई बी से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, और फाई बी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बी डॉट डी एस, और इसके साथ ही साथ इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे बी किससे रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। और अगर हम बात करें इस ds की, ये हमें यहाँ पे एरिया वेक्टर को एक्सप्लेन करने के काम आएगा। क्लियर है? एरिया वेक्टर में मैंने अभी यहाँ पे ds दिया है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है। कोई रीजन इसका हो सकता है क्या? तो आंसर है हाँ, इसका रीजन होता है। मान लो कि ये मेरे पास क्या है, हमारा एक एरिया वेक्टर है, मतलब एरिया है, एक्चुअल में एक सरफेस है। यहाँ पे ये मुझे इसका एरिया वेक्टर दिया हुआ है। ये अभी मैंने रेगुलर शेप का लिया है या इरेगुलर शेप का है? इरेगुलर है बेटा। अगर मैं ये सर्कुलर लूप लेता या कुछ और ऐसा रेगुलर शेप लेता तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बट अगर ये इरेगुलर शेप का हो तो एक परेशानी होगी ना।
आप एरिया अगर चाहो तो कोई रेगुलर शेप का ऐसे सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर बोल देते, अगर रेक्टेंगल होता तो क्या बोल देते, ए बी बोल देते। बट यहाँ तो कोई एरिया ऐसे आप डायरेक्ट कोट कर नहीं सकते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप करोगे क्या, आप यहाँ पे मानोगे कि ये हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी है ना, और यहाँ हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मान लो एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये एलिमेंट मेरे पास क्या है, ds है। तो इस ds का जो ds वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, थीटा। क्या ये पॉइंट हम दिमाग में बिठा सकते हैं, ये पॉइंट क्या हम लोग दिमाग में बिठा सकते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये इरेगुलर शेप की बॉडी है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं जिसको मान रहे हैं हम लोग ds। इस ds का जो हमारा एरिया वेक्टर है वो क्या है, ds कैप, और अब हम इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसे थीटा कंसीडर कर ले रहे हैं। आगे की बात क्या आप आराम से कह सकते हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, और ऐसे डॉट प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने का रीजन क्या है, ऐसे भी स्केलर क्वांटिटी है, इंटीग्रेट तो किया जा सकता है, तो मैथमेटिकली तो कोई परेशानी थी ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पे देखूं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी, तो बी भी हमने उसी डायरेक्शन में लिया है जिसमें ds का कंपोनेंट आप यहाँ कंसीडर कर रहे हो, सबके सब जो है एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट करके अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे ये पॉइंट अपने दिमाग में होना चाहिए। इससे अगर एक आध पॉइंट और ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो यहाँ पे, जैसे इफ b जो है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एंड एरिया जो है वो कैसा है, एरिया इज रेगुलर, देन इन दैट केस द आंसर फॉर दिस वन इज 5b इज इक्वल टू सिंपली b डॉट a या b डॉट s। इससे आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, है क्या। तो अगर b कांस्टेंट हुआ और a जो है आपके पास वो कैसा है, रेगुलर शेप का है, तो वैसे केस में आप सिंपल इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर अपने आंसर तक चले जाओगे। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अब टाइम देने की ज़रूरत मैं नहीं समझता, एक दो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको ज़रूर करा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। और क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चंस इजी नहीं है, थोड़े से मुश्किल टाइप के क्वेश्चन भी ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, थोड़े से मुश्किल सवाल भी ले रहा हूँ। तो ध्यान से देखते हैं बेटा, एक जो हमारा पहला सवाल है, फर्स्ट वाला थोड़ा इजी है, सेकंड वाला हम लोग थोड़ा मुश्किल सवाल लेने वाले हैं। क्लियर है मेरा पॉइंट। हमें बोला गया है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इजी वाले में, हमें बोला गया कि हमारे पास मान लो कि एक इस तरीके से सर्कुलर लूप गिवन है, एक नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस जो है ये बहुत सारी हैं। और सिंपल बना देता हूँ, समझे इसको, और सिंपल बना देते हैं। और सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, तो मान लेते हैं सिंपल इस तरीके से सर्कुलर लूप दिया हुआ है, ठीक है। हमें बोला गया यहाँ पे, यहाँ नंबर ऑफ लूप्स है हमारे पास n, कैपिटल n नंबर ऑफ लूप्स हमें गिवन है। हमें बोला गया यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है b की वैल्यू दे रखी है, इट इज इक्वल टू b नॉट, और साथ में लगा देते हैं k कैप, आगे माइनस लगा देते हैं तो माइनस k कैप है एक तरीके से, ठीक है ना। ये हमें गिवन है। ये बताया गया कि जो प्लेन है ना हमारा, ये प्लेन कैसा है, ये प्लेन हमारा, ये y एक्सिस दिख रहा है, ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है। मुझसे पूछा गया है फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो इस सरफेस से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हुआ होगा, ये हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, निकाल कर बताना है। अब आप बोलो कि आपके लिए सवाल बहुत मुश्किल है, जल्दी से बोलो, आपके लिए सवाल बहुत मुश्किल है। हम लोग जान रहे हैं ये XY प्लेन में रखा हुआ है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, k कैप या माइनस k कैप होगा, यही होगा ना। तो अगर कोई मुझसे फ्लक्स पूछता है, अगर कोई मुझसे फ्लक्स पूछता है, ऐसे किसी केस में पूछता है, तो हम क्या आंसर कोट करना पसंद करेंगे, हम बोलेंगे भाई ऐसा है कि b मुझे दिया हुआ है ही,
और एरिया वेक्टर के लिए अगर एक हिंट लेना चाहें तो मान लो कि ए कैप जो है मुझे वो क्या दिया हुआ है, के कैप के इक्वल दिया हुआ है। तो मैं आगे क्या करूंगा आप बताओ? मैं सिंपल वे में लिखूंगा क्या यहाँ पे कि हमारा जो फाई बी होने वाला है यह हमारा सिंपली बी डॉट ए के इक्वल है, जहां बी की वैल्यू कितनी है, बी कितनी है, इट इज बी नॉट इंटू माइनस के कैप, यही है ना। और साथ में आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका ले रहे हो, एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर में यहाँ पे एक परेशानी आती है, हम यहाँ पे लिखेंगे n मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर n क्यों लिया यहाँ पे, हमने नंबर ऑफ लूप्स कितने लिए हैं, n लिए हैं ना, तो सबका एरिया वेक्टर a होगा ना, होगा या नहीं होगा। हम टोटल की बात कर रहे हैं तो हमने एरिया को लिखते समय क्या किया, उस n को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। साथ में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे के कैप एंड वी विल गेट अ वेरी सिंपल आंसर, बी नॉट इंटू एन पाई आर स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। क्या कोई परेशानी है किसी को, कहीं पे समझने में कोई दिक्कत, कोई कॉन्सेप्ट में कहीं पे कोई दिक्कत किसी को? से यस और नो? नहीं, बहुत बढ़िया। तो अगर ये सवाल हो गया बेटा तो एक अगला सवाल और छोटा सा ही सवाल है ये, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इस बार जो है एक करंट कैरिंग वायर गिवन है और इस वायर के आगे हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया है। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर लूप है। इस लूप के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फर्स्ट जो साइड है वो यहाँ से a डिस्टेंस पर है, इसकी साइड लेंथ l के बराबर है, विड्थ इसकी b के बराबर है, इससे करंट कुछ I फ्लो कर रही है। हमें बताना है कि इस लूप से कितना फ्लक्स पास होगा। आपको क्या बताना है, फाई बी फ्रॉम लूप क्या होने वाला है निकाल कर बताओ। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन सभी को क्लियर है? हाउ टू अप्रोच फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। एकदम देखो जनरलाइज्ड वे में डिस्कशन कर लेते हैं जिससे हमें अगर ऐसा कोई सवाल आए तो कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो आराम से डिस्कशन करें बेटा। अगर आपस में बात ही करनी है तो यहाँ क्यों बैठे हैं फिर हम लोग, बताओ। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस आई करंट की बात कर रहे हैं, ये जो कि एक करंट कैरिंग वायर के थ्रू पास हो रहा है, उसके कारण इस लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा पॉइंट है आप सभी से, आप बताओ बच्चों, अगर मैं इस पूरे केस को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ तो क्या इस वायर से जो करंट पास हो रहा होगा, इस वायर के कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा, क्या वो हर जगह पे सेम होने वाला है? से यस और नो? होने वाला है सेम? आंसर है नहीं, नहीं सेम होने वाला। तो अगर ये नहीं सेम होने वाला है तो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहूँ बी और ए का, बी और ए को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना चाहूँ तो वी विल गेट द आंसर और नॉट? आंसर है नहीं, नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा फिर, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट किसका, इंटीग्रेशन का। क्या अग्री करते हो सभी? हम लोगों को क्या यहाँ पे अब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाने की नीड होने वाली है। तो मैं अब उस इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को लगाकर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ इट। ध्यान से देखा जाए बेटा, यहां से अगर मैं x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट dx कंसीडर कर लूं तो कोई परेशानी है? से यस और नो? बेटा इतना डल रिस्पॉन्स कैसे मजा आएगा फिर, बताओ कैसे समझ आएगा? मैं यहां से x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट मान लूं, कोई दिक्कत है? x डिस्टेंस पर तो हर जगह पे फील्ड फिक्स होगा ना। कितना फील्ड फिक्स होगा बताओ? b की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एक्स। कोई दिक्कत होगा क्या? इनफाइनाइट वायर है बेटा, है ना, कोई फाइनाइट शेप का वायर नहीं है। क्या है ये? इनफाइनाइट वायर है। तो क्या आप आराम से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स लिख सकते थे? 2 पाई डी होता था, हमने यहाँ एक्स डिस्टेंस पे माना है तो 2 पाई एक्स लिख दिया। इस छोटे से एरिया डीए की बात करें तो डीए को क्या लिख सकते हैं? डीए को क्या हम आराम से बी मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स लिख सकते हैं? इसको क्या b मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स लिख सकते हैं? अब बताओ, आपके पास एरिया भी है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, अब तो बस इंटीग्रेशन करना है और आंसर आएगा ना। अब तो बस इंटीग्रेट करेंगे और आंसर पा जाएंगे। क्या ये सभी अग्री करते हो?
तो बस इंटीग्रेट करते हैं और आंसर पाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले डी फाई की वैल्यू मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πx और इसको मल्टीप्लाई करूंगा एरिया से जो कि है बी डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है। आपसे फिर से मेरा एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का लिमिट होना क्या चाहिए? इस जगह अगर मैं इंटीग्रेशन के लिमिट की बात करूं तो यहाँ इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होना चाहिए? क्या बेटा? ए से बी? नहीं, ए से ए प्लस एल। आपका एरिया शुरू कहाँ से हुआ है? ए डिस्टेंस से, और एरिया खत्म कहाँ जाकर हो रहा है? ए प्लस एल तक। तो हम स्टार्ट करेंगे इसे ए से और लेकर कहाँ तक जाएंगे? ए प्लस एल तक। हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। आई विल राइट हियर म्यू नॉट आई इंटू बी डिवाइडेड बाई 2π इंटू एल एन एक्स, और एल एन एक्स में हमारी लिमिट होगी ए से ए प्लस एल तक। क्या नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जा रहा है? सो योर आंसर इज म्यू नॉट इंटू आई बी डिवाइडेड बाई 2π एंड द होल इज मल्टीप्लाइड बाई एल एन ए प्लस एल डिवाइडेड बाई ए। क्या अग्री करते हो सभी? थोड़ा मुश्किल सवाल था, लेकिन मुझे लगता है सबको अब क्लियरिटी जरूर आ गई होगी कि यहाँ पे फील्ड हर जगह पे सेम है क्या? आंसर है नहीं। यहाँ पे हर जगह पे फील्ड सेम नहीं है। फील्ड सेम नहीं है तो मुझे एक्स डिस्टेंस पर फील्ड लिखनी होगी। एंड वंस आई हैड रिटन द फील्ड, व्हाट आई हैव टू डू? हमें क्या करना होगा? उसे हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करते ही हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ तक अब मान के चल रहा हूँ कि फ्लक्स आपको समझ में आया थोड़ा बहुत। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, फ्लक्स के चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि फ्लक्स को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। और फ्लक्स जब अगर हमारा चेंज हो रहा है तो उसके बाद जो दो लॉज हमें पढ़ने हैं, फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ, इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं जिससे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में डिस्कशन कर पाए। ठीक है बच्चों, देखो एक बात बोलूं मैं, यहां से किसी न किसी का आना या जाना लगा रहेगा। तो अगर आप बार बार, तो आप यहाँ का आज का आपका ये जो टाइम है ना, पूरा का पूरा आप खुद बर्बाद कर लोगे और फिर बोलोगे कि सर हमें कुछ क्लियर हुआ नहीं। तो प्लीज अगर आप डेविएट हो रहे हो, हल्का सा क्या करो, टिल्ट होके इस साइड बैठ जाओ जिससे आपको ये बोर्ड दिखाई देते रहे, उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। ठीक है, ग्लास है, दिखता है, थोड़ा डेविएशन होता है, बट ये बार बार। और वहाँ पीछे तो लगता है वो बच्चे आज जाकर बैठे ही हैं सिर्फ इसीलिए यार टाइम पास करने का मूड है पूरा। तो इंटेंशन जो दिख रही है मुझे, है ना, क्योंकि जब से आए हैं तब से स्थिर ही नहीं है। तो प्लीज यहाँ देखो, क्योंकि ये ग्लास है, दिखाई देगा बाहर की चीज, बाहर का प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे। हम बात कर रहे हैं अब जो दो लॉज हैं हमारे पास, उन दोनों लॉज की। इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, पहले हम लोग जो लॉज हैं उन लॉज को पढ़ लेते हैं। पहला हमारा लॉ है जो कि फैराडे ने दिया था। फैराडे ने एक्चुअल में दो लॉ दिए, है ना, और एक तीसरा लॉ भी है जिसे फैराडे के लॉ का ही आप आगे का पार्ट मान सकते हो, जो कि लेंज ने दिया, है ना। तो ये जो दोनों लॉज हैं इन सबको हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फैराडे के ये जो लॉज हैं ये सब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले और उन्हें इन लॉज के फॉर्म में हमें बता दिया। पहला जो लॉ है उनका वो ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसी कंडक्टिंग लूप से पास हो रहा है ना, और वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, टाइम जैसे जैसे बदल रहा है ना, वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है, तो वैसे केस में ईएमएफ वहां पे इंड्यूस जरूर होगा। ओके, तो एन ईएमएफ विल इंड्यूस in the loop if the magnetic flux passing through it is varying with time। क्या ये पॉइंट हम बहुत आराम से दिमाग में रख सकते हैं? तो इसने सिर्फ और सिर्फ क्या बताया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो वहां पे क्या होगा, कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो बदल रहा है वो किसके साथ बदल रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है। दूसरे में भी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग किया गया, उन्होंने बस इसी को मैथमेटिकल फॉर्मेट में हमें बता दिया। उन्होंने बोला कि अगर मैं यहीं पे ई इंड्यूस्ड के फॉर्मूले को लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ कि हमारा जो ई इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पे जब हम ई इंड्यूस्ड लिख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं है बेटा, ये किसके लिए है, ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए है। जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है हम उसको यहाँ पे ई इंड्यूस्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो ई इंड्यूस होगा,
आप अगर इस नोटेशन में थोड़ा कंफ्यूज होते हो तो क्या करना है, इसको छोटा बना लेना। अब तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए ना। बड़े ई से हमने किसको रिप्रेजेंट किया था, फील्ड को। स्मॉल ई से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड को। सो इट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी, और आगे अभी हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, मॉड साइन। ऐसे उन्होंने तो सिर्फ डी फाई बाई डी टी ही बोला था, हमने यहाँ पे एक माइनस साइन लगाया है जो कि हमारे नेक्स्ट लॉ के बारे में बताने के काम आने वाला है। हमारा जो अगला लॉ है वो किसने दिया था, लेंज ने दिया था। लेंज ने बताया कि अगर फ्लक्स कहीं चेंज हो रहा है, फ्लक्स अगर बढ़ रहा है, तो हमेशा ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा, सही बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल इस तरीके से इंड्यूस होगा कि फ्लक्स को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो वैसे केस में कोशिश क्या होगी, इस तरीके का ईएमएफ इंड्यूस हो जिससे फ्लक्स बढ़ाया जा सके। क्लियर है क्या? तो हमारा फ्लक्स से जुड़ा हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आगे चल के किसने एक्सप्लेन किया, लेंज ने किया, कि द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट व्हिच अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस थ्रू इट। क्लियर है ये? तो फ्लक्स जो भी वहां से पास हो रहा था वो बढ़ेगा तो उसे घटाने की कोशिश की जाएगी, वो घटेगा तो उसे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा एक्सप्लेनेशन किसने दिया, लेंज ने दिया। और यहां से जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया प्रॉपर, वो क्या हो गया, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। ये माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम हमेशा फ्लक्स चेंज को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस साइन इंडिकेट्स द change in flux, the change in flux will be opposed by it। ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। क्या यहां तक कोई समझने में किसी को परेशानी है बेटा, है क्या किसी को समझने में परेशानी? अब मैं एक लूप की बात कर रहा था ना, अगर मैं लूप की बात कर रहा था तो यहाँ पे हमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिख रहे हैं जो कि लेंज लॉ से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी तक जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उन सब से है। हमें बोला गया कि अगर हमारे पास फाई बी की वैल्यू क्या है बेटा, फाई बी की वैल्यू मान लो कि n मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू ए के इक्वल, और साथ में आगे क्या लगा देते हैं, कॉस थीटा के बराबर है ना। फाई बी क्या है हमारे पास, एन बी ए कॉस थीटा के बराबर है। तो हमारे पास जो ई इंड्यूस्ड यहाँ पे होगा, ये ई इंड्यूस्ड किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी के इक्वल होगा। कोई लिखने में दिक्कत नहीं है। एंड यहीं पे अगर मैं बात करता हूं आई इंड्यूस्ड की, कि ऐसे केस में सर्किट में कितना करंट इंड्यूस होगा, तो आप क्या बताओगे, सर्किट में कितना करंट इंड्यूस होगा? तो हम बोलेंगे सर्किट में करंट के लिए वहां एक रेजिस्टेंस मानना पड़ेगा हमें, और अगर रेजिस्टेंस है तो हम क्या मानकर चलते हैं कि हमारा V डिवाइडेड बाई R हमें I की वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो आई विल राइट इट इज इक्वल टू E इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई R। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी मैं एक और पॉइंट यहाँ ऐड कर रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा। इससे कुछ क्वेश्चंस आपके जो है ना प्रीवियस ईयर वाले आराम से सॉल्व हो जाएंगे। यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत थी नहीं। अब आगे की मैं बात कर रहा हूं बेटा। आप बताओ IDT को क्या कुछ आप लिख पाते हो? IDT क्या होता है आपका, Q इंड्यूस्ड होता है क्या? और यहां देखो तो आपको ये DT डिनोमिनेटर में दिख रहा है। इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला हूं तो क्या ये Q इंड्यूस्ड की वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है? तो ऐसे केस में हमारे पास जो आंसर होगा ये होगा डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बाई आर के बराबर। क्या यहाँ पे भी कोई समझने में परेशानी है बेटा? तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट रहने चाहिए। क्या क्या? अगर E इंड्यूस्ड पूछा गया तो डी फाई बी बाई डी टी, अगर हमसे I इंड्यूस्ड पूछा गया तो रेजिस्टेंस से उसे डिवाइड कर देंगे, और अगर हमसे चार्ज इंड्यूस पूछा गया तो चार्ज इंड्यूस कैसे निकालोगे? सिंपल चेंज इन फ्लक्स को अगर आप R से डिवाइड कर देते हो, आपके पास वहां पे चार्ज इंड्यूस की वैल्यू चली आएगी। डन है? तीनों पार्ट क्लियर है? आगे आते हैं बेटा। थोड़ा सा एक सवाल जो है ना वो पीछे रह गया था, उसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये सवाल इसी से सॉल्व होने वाला है। एक फंक्शन मुझे दिया गया है फाई का, जो कि 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16 है। हमसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पूछी गई है,
और किस सेकंड में पूछी गई है? 4th सेकंड में पूछी गई है। तो क्या अब हमारे लिए ये सवाल थोड़ा भी टफ है क्या? आप बताओ, थोड़ा भी टफ है क्या? तो मैं जो आपको बार बार बोलता हूँ बेटा, 45-50 क्वेश्चंस में से कम 30-35 क्वेश्चंस क्या होती हैं? 30 से 35 क्वेश्चन कैसी होती हैं? इतनी आसान कि जो कि आप बेसिक सिर्फ जानते हो। अभी जितनी क्लासेस मैंने पढ़ाई है ना, सिर्फ और सिर्फ अगर उतना भी आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपसे इतने सवाल तो हो जाने हैं। 30 से 35 क्वेश्चन कहीं नहीं जाना, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि हम बहुत डेप्थ तक नहीं गए हैं, लेकिन जहां भी हम पहुंचे हैं वहीं से ये सवाल आराम से निकल जाने वाले हैं हमारे। बताओ इस सवाल में क्या था? हमें बोला गया सिंपल वे में क्या करना है, d5/dt निकालना है। वैल्यू क्या होनी थी? 10t। आगे बताओ, प्लस 3 प्लस इससे आगे क्या है बेटा? 0। लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसे आराम से लिख सकते थे 10t + 3 के बराबर। नाउ व्हाट टू डू? मुझे पता है यहाँ पे टाइम कितने सेकंड में मुझे चाहिए, 4 में। तो मैं लिखता d5/dt एट टाइम t = 4 सेकेंड। कोई दिक्कत थी? 4 सेकेंड पे हम वैल्यू लिखते तो ये होता है 10 × 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 43 वोल्ट के बराबर। टफ था क्या? कौन सा सवाल हो जाता? बी। अच्छा, यहाँ मैंने गलती से डी लिख दिया है, कोई नहीं, ठीक है ना? तो क्या सही है ये? नहीं बेटा, नहीं सही है, ये नहीं सही है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा सा पॉइंट है जो दिमाग में बिठाओ। ये 4 सेकंड में कितना हुआ है उसके बारे में बताया गया है। हमसे ये किस में पूछा गया है? 4th सेकंड में। तो मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे यहाँ पे एक निकालना पड़ेगा, क्या? d5/dt in t = 3 सेकेंड एंड द वैल्यू इज 10 × 3 + 3 that is equal to 33 volt and the answer is just, we have to just subtract the values। exactly, बहुत सही बेटा। subtract करेंगे और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट, जो कि हमें कोट करना चाहिए। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि हमसे प्रिसाइजली क्या पूछा गया है? सिर्फ और सिर्फ 4th सेकेंड में। हमसे 4 सेकेंड में नहीं पूछा गया, हमसे 4थे सेकेंड में पूछा गया है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, जिससे ये सवाल हल्का सा ट्विस्ट किया गया था। क्लियर है क्या ये? ठीक है। और सबसे खास बात, गलतियों के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम -1 बहुत आराम से लेकर आ सकते थे, यहाँ ला सकते थे। तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे कौन सा चॉइस? डी। और क्यों करेंगे? मुझे लगता है अब ये गलती आपसे नहीं होने वाली, नहीं होगी ना? समझ में आया क्या गलती करते और क्या पनिशमेंट मिलती? चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे चलते हैं बेटा। हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ की। मेथड कौन कौन से हो सकते हैं जिससे किसी भी जगह पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा हो, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से। हम जानते हैं phi जो हमारा है, अभी जस्ट हमने लिखा था, इट वॉज इक्वल टू NBA cos थीटा, यही है ना? यही था हमारा। तो अगर phi ये है तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए ना। पहला कंपोनेंट क्या हो गया बेटा? इट इज नंबर ऑफ लूप। दूसरा क्या हो गया आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा हो गया हमारे पास एरिया। और थर्ड हो गया हमारे पास एंगल बिटवीन बी एंड ए। क्या आप सभी अग्री करते हो मुझसे? अब बताओ, इनमें चारों में से अगर कोई भी एक बदल गया तो क्या फ्लक्स बदलेगा? तो हमारे मेथड्स कितने हो गए यहाँ पे इसे चेंज करने के? 4। पहला मेथड क्या हो गया? इफ n विल चेंज, है ना? अगर n हमारा चेंज हो रहा है। सेकेंड क्या हो गया हमारे पास? इफ b विल चेंज। थर्ड क्या हो गया हमारे पास? इफ a विल चेंज। और एक जो लास्ट वाला है ना, इसको मैं थोड़ा एलोबरेट भी कर दे रहा हूं। लास्ट वाला जो है, फोर्थ वाला जो है, उसको हम एलोबरेट कर दे रहे हैं। बाकी के लिए क्या अब आपको आंसर निकालना मुश्किल है? अगर हम ईएमएफ इंड्यूस निकालना चाहते हैं तो बाकी 3 क्वांटिटीज को क्या करोगे आप? कांस्टेंट रखोगे। और बाकी, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, n चेंज हो रहा है,
हमें बोला गया ना कि पहले 10 हमारे पास लूप्स थे, अब कितने हैं, 5 हैं। तो मैं क्या करूंगा, बी ए कॉस थीटा को एज इट इज छोड़ूंगा और न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा, एन इनिशियल माइनस एन फाइनल। ऐसे हम लोग फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं हमेशा। तो एन फाइनल माइनस एन इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और इसका मॉड निकाल देंगे, क्या आंसर आएगा। ऐसे ही अगर b चेंज हो रहा है तो क्या आप db बाई dt लिखना प्रेफर करोगे, वहां पे आप क्या n a और cos थीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरीके से एरिया बदल रहा है, पहले सर्कुलर लूप था बाद में स्क्वायर बन गया, पहले स्क्वायर लूप था बाद में क्या बन गया, सर्कुलर बन गया। इन सभी केसेस की अगर हम बात करें तो क्या करना है, हमें सिर्फ एरिया को बदल के लिख देना है। लास्ट वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि लास्ट वाले में आपका अगला पूरा चैप्टर का बेस है। जो हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं वहां पे हम लोग और कुछ नहीं करते, फ्लक्स चेंज करने के लिए क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू को बदलते चले जाते हैं। मान लो कि ये जो ग्लास है और इस साइड का ये जो आपको कर्टेन दिख रहा है, दीज आर टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। एक नॉर्थ पोल है, दूसरा क्या है, साउथ पोल है। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा लूप लिया और उस बड़े से लूप को घुमा रहा हूं, मैं किसी ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं। तो क्या हर क्षण हर पॉइंट पे यहाँ पे फ्लक्स बदल रहा है, बदल रहा है। थीटा के जगह पे क्या हम कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो अगर आप थीटा के जगह पे वहां कॉस ओमेगा टी लिखते हो तो आप और कुछ नहीं करते, आप वहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो इंड्यूस कर रहे होते हो। कैसे करते हो, बस मैं उसका हल्का सा पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ पीरियोडिक ईएमएफ का। मैं बता रहा हूँ किसका, पीरियोडिक ईएमएफ का, जो कि आगे चलकर जिसे आप ऑल्टरनेटिंग करंट के नाम से यहाँ पे स्टडी करते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि हमारा जो फाई बी है इट इज इक्वल टू एन बी ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी है। क्यों, क्योंकि हम ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास जो दो मैग्नेट्स हैं इस तरीके के, इसके बीच में हमने एक लूप रखा है और इस लूप को हम ओमेगा की कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। ये हमारे पास मान लो नॉर्थ पोल है, यहाँ क्या है हमारे पास साउथ पोल है, और इसके बीच में हम इस लूप को क्या कर रहे हैं, रोटेट करते जा रहे हैं। मान सकते हो ना, सर के ऊपर से जाए तो बताना, बहुत सिंपल है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं है। मैंने बोला दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, उसके बीच में एक लूप रखा है और लूप को क्या कर रहे हैं हम, ओमेगा की कांस्टेंट वेलोसिटी से हम घुमाते जा रहे हैं। घुमाएंगे तो हर पॉइंट पे उसका फ्लक्स बदलेगा। अभी मैं उसके किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे फ्लक्स को लिख रहा हूँ, दैट इज एन बी ए कॉस ओमेगा टी। नाउ व्हाट टू डू, आई विल राइट कि यहाँ जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो ई इंड्यूस्ड होगा, तो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू को आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। एम आई राइट और नॉट। अब आप बताओ, यहाँ तो ओमेगा टी ही एक वेरिएबल है ना जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो मैं अगर इसे डिफरेंशिएट करूं तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सभी अग्री करते हो इससे। ये जो पहली क्वांटिटी है बेटा, इसको आप नाम दे देते हो ई नॉट का, और आपका इक्वेशन क्या बन जाता है, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर यहाँ पे आई निकालना चाहो तो आई को क्या लिखोगे आप, एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसा ही लिखोगे ना। तो आपका ये जो एन बी ए ओमेगा बाई आर है, ये और कुछ नहीं है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हमारा जो पूरा का पूरा नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, और जिसका बेस कहाँ से मिलता है हमें, इसी पीरियोडिक ईएमएफ से मिलता है, जो कि और कुछ नहीं है, मेथड ऑफ क्या है, चेंज, मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ है ना, सिंपल सा एक मेथड है। बढ़ा दूं मैं यहाँ से आगे, क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को। आगे की बात करते हैं फिर बेटा। ओके देन आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ से आगे आते हैं बेटा, एक छोटा सा सवाल है। ऐसे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ही इजी वे में कर लोगे। एक बार देखो और बताने की कोशिश करो। 800 टर्न्स हैं, इफेक्टिव एरिया दिया हुआ है, परपेंडिकुलर था पहले, अब क्या किया, रोटेट करके 90 डिग्री पर लेकर चले गए, ठीक है ना।
और टाइम इस काम को करने में कितना लगा है? 0.1 सेकेंड का टाइम लगा है हमें, ठीक है ना। तो हमें देखो तो n गिवन है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, हमें एरिया भी दिया गया है, हमें टाइम भी दे दिया गया। आप बताओ किस चीज का इंतजार है? आराम से आंसर निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं आंसर। क्या लिखना था? NBA, NBA लिख दोगे तो क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। या कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे? कॉस थीटा के लिए तो पहले अगर 0 डिग्री था, अब 90 हो रहा है, तो पहले 1 था, अब क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो हम लोग वहां तो 1 ही ले लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। मतलब आंसर किससे आना है? बस NBA ओमेगा से, NBA से आना है। काम क्या करना पड़ेगा लास्ट में? किससे डिवाइड करना पड़ेगा? टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो तो आंसर आया कि नहीं? 5 इंटू 8 इज 40, 40 इंटू 5 इज समथिंग 20, 20 बाई 0.1, मतलब 2 के आसपास वाला जो भी आंसर होगा। अच्छा, सब में 2 दिया है, बहुत बढ़िया। देखो मतलब हम लोग सोचे कि ऐसे ही निकाल लें, तो ऐसे बोला कि नहीं निकालने देंगे भाई, कुछ तो आपसे मेहनत जरूर कराएंगे। तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, बार बार ये जो आदत है ना कैपिटल ई की, वो वही लिख दी जाती है। ई इंड्यूस की अगर हम बात करें तो लिखेंगे यहाँ NBA, साथ में लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एम आई करेक्ट बेटा? वैल्यूज क्या क्या लिखोगे आप? 800 मल्टीप्लाई किससे किया? B से। B हो गया हमारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर -5। देन मल्टीप्लाई किया हमने A से, A है मेरे पास 5 इंटू 10 टू द पावर -2, और डिवाइड कर दिया हमने 1 इंटू 10 टू द पावर -1 से। इसको भी, पहले वाले को भी थोड़ा चेंज ही कर देते हैं। इसको लिख सकते थे ना 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2। अब हमारे लिए देखो क्वेश्चन आसान हो गया है, अब सॉल्व कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं अब छोड़ दूं यहाँ पे, अब तो हो जाएगा ना। तो वैल्यूज लिखने का तरीका मैंने सिखा दिया। आप क्या करो, सबको 10 टू द पावर में लिख दो, आपके लिए थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर हो जाएगा इसे हैंडल करना, ठीक है? हाँ बेटा बोलो। आगे बढ़ाते हैं यहाँ से आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, क्योंकि इससे भी बहुत सारे सवाल आपके सामने आते हैं। तो मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज बोर्ड पे कंसंट्रेट करो और एकदम आराम से समझो। मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। हमें यहाँ पे बोला जाता है कि इस जगह मान लो कि हमारे पास कुछ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है दी हुई, और मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, एक रॉड को ले रहा हूँ और इस रॉड को इसके अंदर मूव करा रहा हूँ। ये रॉड है पतला सा मेरे पास, और इस रॉड को किसी v वेलोसिटी के साथ हम इसके अंदर मूव करा रहे हैं। लेंथ इसकी मुझे l दे रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या दे रखा है? b के बराबर दे रखा है। अब मुझसे पूछते क्या है कि यहाँ पे क्या फ्लक्स में चेंज होगा? तो हमारा आंसर होता है हाँ होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट दिमाग में लेकर आएंगे। अगर रॉड आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, आप सोचो ना, हम सभी किसी न किसी तरीके से आसपास खेती बाड़ी तो जरूर देखी होगी, हम सब ने देखी है ना, सब जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, हम सब ने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। अब सोचो मान लो फसल है और उस पक गई है बिल्कुल, उसे काटना है, तो क्या करते हैं? नीचे क्या लगाते हैं? एक कुछ कट करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और उसको चलाते चले जाते हैं। चलाते चले जाते हो, क्या वो कटती है तो आगे बढ़ते जाती है? वो गाड़ी बढ़ती है तो धीरे धीरे जो फील्ड है वो प्लेन होता जाता है कि नहीं? तो उतने फ्लक्स लाइंस को, उतनी मैग्नेटिक लाइंस को क्या यहाँ पे ये रॉड उसी तरीके से कट करता हुआ आगे बढ़ेगा क्या? तो जितनी लाइंस ये कट करता हुआ आगे बढ़ेगा, जितनी लाइंस ये कट करता हुआ आगे बढ़ेगा, उतनी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पे चेंज होती रहेगी, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है क्या? तो जितनी लाइंस को ये कट करता है, हम मानकर चलते हैं कि हमारी फ्लक्स में उतनी ही चेंज हमें देखने को मिल गई है। क्लियर है क्या? हम वो आराम से निकाल भी सकते हैं। हम बोलेंगे थोड़ी देर के बाद यही रॉड जो है यहाँ कहीं पहुंच चुका होगा। ये लेंथ जो इसने कवर की होगी, इसको अभी हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि और कुछ नहीं v मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी के बराबर है। अग्री करते हो सभी? से यस और नो? तो मैं यहाँ पे अगर E इंड्यूस्ड की बात अब करूं, तो ऐसे केस में E इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों?
चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन फ्लक्स कितना है आपका, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय v इंटू डेल्टा टी, और डिवाइड किससे कर दिया बेटा, डेल्टा टी से। क्या मैं सही लिख रहा हूं या कुछ छूट गया है, छूट गया है ना। v इंटू डेल्टा टी से क्या रिप्रेजेंट हुआ, सिर्फ और सिर्फ विड्थ हुआ ना, लेंथ भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो लेंथ कंसीडर करने के लिए हमने क्या किया है, एल भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। डेल्टा टी से डेल्टा टी हमारा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ जो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू आई है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू बी एल मल्टीप्लाइड बाई वी। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को। तो ऐसे केस में हमारे पास बी एल वी के बराबर क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। और जानते हो इसका डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी यहाँ पे जो इंड्यूस हुई है, वो बैटरी किस तरीके की इंड्यूस हुई है, कैसी दिख रही है, उसकी पोलरिटी क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। प्लीज थोड़ी देर के लिए पेन रख के, ठीक है ना, बोर्ड की तरफ देख लो, 1 मिनट के लिए बोर्ड की तरफ देखो। मान लो बेटा कि ये रॉड था, इस रॉड के अंदर मुझे ईएमएफ इंड्यूस करना है। कैसे इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, फ्लक्स लाइंस को कट करने के कारण। हो क्या रहा है उससे, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, तो साथ में यहाँ पे अगर कुछ हम वायर कनेक्ट कर दिए होते तो कुछ करंट भी फ्लो करना स्टार्ट कर सकता था। तो बैटरी की पोलरिटी जाननी जरूरी है उसके लिए, कि क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ये तो जानना चाहोगे ना। तो ये जानने के लिए इसका डायरेक्शन जानना होगा, और डायरेक्शन बहुत आराम से आप जान सकते हो। किसी भी चार्ज पे अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक फोर्स एक्ट करता होगा। कैसा फोर्स एक्ट करता होगा, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि क्यू वी बी के बराबर होता है क्या, याद है, प्रीवियस टू प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है हमने। तो v क्रॉस b का अगर हम डायरेक्शन देख लें, अगर हम v क्रॉस b देख लें, यहाँ पे चार्ज से मल्टीप्लाई करते ही क्या मुझे फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो v आगे की ओर है, b अंदर की ओर है, तो v क्रॉस b क्या ऊपर की ओर हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज पे क्या ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा, नेगेटिव चार्ज पे क्या नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर की ओर फोर्स लगा, तो ऊपर क्या एक्यूमुलेट हो गया हमारा। अगर मैं बात करूं तो ऊपर किसको एक्यूमुलेट कर दूं, क्या ऊपर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस को एक्यूमुलेट कर दूं, से यस और नो। नीचे क्या मैं नेगेटिव चार्जेस को एक्यूमुलेट कर दूं, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव अगर एक्यूमुलेट हो गए तो क्या इसी तरह की पोलरिटी भी जनरेट हुई होगी। मैं बोलूंगा ऊपर में क्या जनरेट हो गया होगा बेटा, पॉजिटिव, और नीचे क्या जनरेट हो गया होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन कोट करेंगे, ये हमारा BLV आएगा। और इस डायरेक्शन को याद रखने का सबसे इजी तरीका है, हम लोग इसे याद रख सकते हैं, ई इंड्यूस्ड का अगर मुझे वैल्यू निकालना हो तो एक्चुअल फॉर्मूला आप लिखो L डॉट V क्रॉस B। आप अगर इस फॉर्मूले को लगाते हो तो किसी सवाल में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप क्या लगा दो, सिंपल L डॉट V क्रॉस B। V क्रॉस B से क्या मिल गया आपको, डायरेक्शन मिल गया। L का डॉट प्रोडक्ट लेते ही आपको क्या मिल गया, उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। आपके दोनों आंसर्स क्लियर हो जाएंगे क्या। अब सोच के देखो, यहाँ पे मैं एक सेमी सर्कुलर लूप रखता तो क्या होता, L की जगह पे क्या आप सीधे सीधे 2r डाल देते, वहां पे पाई r डालते या 2r डालते, 2r, क्योंकि ये L क्या है हमारा, वेक्टर है। और वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट में हम लोग जो हैं इंटरेस्टेड हैं, बाकी पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। इज दिस पॉइंट इज ओके टू एवरीवन, आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग क्लास बेटा। सो इज दिस पॉइंट इज ओके, L डॉट V क्रॉस B इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। कहीं किसी को कोई समस्या परेशानी तो बता दो मुझे, जल्दी बोलो बच्चों, नहीं तो ये पॉइंट हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब एक छोटा सा पॉइंट और मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आपसे। पॉइंट ये है बेटा कि अगर इसी जगह पर मैं क्या करूं कि एक पूरा का पूरा लूप रख दूं, तो लूप में हमारा जो फ्लक्स लाइंस है वो हमेशा क्या रहेगा, उसके द्वारा कट की गई जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो वैसे केस में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें देखने को नहीं मिलेगा। मैथमेटिकली आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, मैं मैथमेटिकली भी दिखा सकता हूं आपको। मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे पास मान लो ना क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक लूप है। मैं अगर इस लूप की बात करूं, ये मेरे पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है हमारा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये लूप मेरा कुछ v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, लेंथ इसकी L दी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, B के बराबर गिवन है। आप सोच के देखो बेटा, अगर मैं इस पहले वाले रॉड में देखूं तो अगर EMF इंड्यूस हुआ होगा तो कुछ ऐसा हुआ होगा BLV के बराबर।
मैं जो बोल रहा हूँ बेटा ध्यान से सुनना, डायग्राम अभी मैंने जो बनाया था उसी की बात कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे पास ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ होगा, क्या मैं उसको आराम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बोलेंगे हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते, अभी जस्ट तो दिखाया था, दोबारा दिखा देते हैं। क्या इसी तरीके का ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा? से यस और नो? अगर मैं ये ऊपर वाले रॉड्स में देखूं तो क्या वहां V का डायरेक्शन ये है, V हमारे पास ये है, और B मेरा कैसा था बेटा अंदर, तो V क्रॉस B क्यों कैसा था हमारा, क्या जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में था? मैं L के साथ उसका अगर डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो क्या जीरो आएगा? से यस और नो? मतलब यहाँ पे इस रॉड को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मूव करा था तो कुछ होना थोड़ी ना था, उससे कोई फ्लक्स लाइंस, उससे कोई मैग्नेटिक लाइंस कट हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी। तो इन दोनों के कारण तो किसी तरीके का कोई फील्ड, कोई यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है ही नहीं। और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, सिर्फ वर्टिकल रॉड्स में होगा, तो आप बताओ यहाँ पे आपने BLV किया, यहाँ भी BLV किया, क्या दोनों अपोजिट पोलरिटी में है? अगर यहाँ पोटेंशियल जीरो तो यहाँ पे BLV, यहाँ भी BLV, और यहाँ फिर से क्या हो गया, जीरो हो गया। हो गया क्या? से यस और नो? तो इस लूप में अगर मैं बोलूँ तो नेट जो हमारा यहाँ पे नेट जो ईएमएफ जनरेट हुआ उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो के बराबर हो गई। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड लूप हो, वैसे केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पर कांस्टेंट है तो किसी तरीके का कोई भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होने वाला नहीं है। ये बात अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैं बोलूंगा लूप के केस में, इन केस ऑफ लूप E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू E इंड्यूस्ड क्या होगा हमारा, इट विल बी जीरो इफ B इज कांस्टेंट। अगर हमारा B जो है वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा है। तो यहां तक तो समझ आ गया सबको? मैं बढ़ाऊं आगे? आगे आते हैं बेटा इसके अगले एस्पेक्ट पे। अगला एस्पेक्ट आता है यहाँ पे, अभी हम रॉड की बात कर रहे थे, रॉड को ही अब क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं। क्या करते हैं? ऐसे ही रॉड को सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं। ये मान लो एक सर्कुलर पाथ मुझे दिया हुआ है, इसमें हमने क्या किया, एक रॉड को घुमाना स्टार्ट कर दिया है। ये रॉड है, ये रॉड क्या कर रहा है, यहाँ पे ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, और इसके अंदर हर जगह पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि किसके बराबर है, B के बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर है बेटा, B के बराबर है। B माइनस ऑफ K कैप जो है, ये मुझे यहाँ पे फील्ड की वैल्यू दे दी गई है। रॉड का लेंथ जो है ये मान लेते हैं R के बराबर गिवन है। हमसे पूछते हैं कि यहाँ पे जब ये रॉड इस सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ये पाथ है बेटा, दिस इज एक्चुअली द सर्कुलर पाथ। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये भी कोई वायर है, ये क्या है, बेसिकली सर्कुलर पाथ है। अगर आपको कंफ्यूजन इससे आगे बाद में देखने में हो तो मैं एक काम यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड बना सकता हूँ। डॉटेड बना दूंगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि ये है क्या, सिंपल सिर्फ पाथ की बात हो रही थी, ये सिर्फ पाथ है हमारा। क्या समझ में आ रही है बात? बच्चों इतना शांत हो गए तो मजा नहीं आएगा मुझे फिर, है ना, फिर मैं बोर होने लगूंगा। थोड़ा मुझे भी इंटरेस्ट जगा दो तो मुझे भी अच्छा लगे आपको बताने में। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है बेटा, जल्दी बोलो, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ये घूम रहा है रॉड हमारा। अब क्या ये जब घूम रहा होगा तो क्या फ्लक्स लाइंस को कट कर रहा होगा? कर रहा होगा क्या? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा होगा? कट कर रहा है ना बेटा, यहाँ से घूम रहा है तो इतनी लाइंस कट की ना, कुछ देर में यहाँ पहुंचेगा तो इतना जो पूरा आर्क है, पिज्जा को काटते हो ना तो एक छोटा सा टुकड़ा पिज्जा वाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यहाँ से उतनी लाइंस तो कट हो चुकी होगी ना। तो अगर हम उतनी लाइंस कट होने की बात यहाँ पे कर सकते हैं तो फ्लक्स लाइंस, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कट हो रही है, फ्लक्स बदल रहा है, तो ईएमएफ तो इंड्यूस होना चाहिए ना। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जितने भी ये मेरे रॉड के पॉइंट्स हैं, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। हम जानते हैं हमारा V जो होता है वो R ओमेगा होता है, यहाँ पे वो R ओमेगा होगा, यहाँ वो जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा? लेंथ जैसे जैसे बड़ी करते जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी
बढ़ती चली जाएगी। तो हर पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, अलग अलग है। क्या ये पॉइंट आप सभी लोग क्लियरली कह सकते हो, से यस और नो? तो इस कारण से जब हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं तो ऐसे तो हम एक फॉर्मूला भी याद रखेंगे जो मैं लास्ट में निकाल कर लाऊंगा। कैसे आया है फॉर्मूला वो मैं बता देता हूं, जिससे कोई अलग क्वेश्चन भी आपके सामने आए तो आप फंसो ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा लेंथ जो रॉड का लिया है हमने वो dx के बराबर ले लिया है। क्या इस dx में कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, क्या ये आप निकाल पाओगे, से यस और नो? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे DE इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला अभी सीखा है ना आपने, आप क्या लिखोगे इसको, B इंटू वी इंटू डी एक्स। क्या अग्री करते हो? और V को क्या मैं यहाँ पे अब ओमेगा एक्स लिख सकता हूँ, तो ये V बन गया मेरा ओमेगा एक्स, तो B ओमेगा इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। अग्री करते हो बच्चों? जल्दी बोलो, मैंने सिंपल जो फॉर्मूला अभी BLV सिखाया वही लिखा है ना। अब आप ये मुझे बताओ कि यहाँ पे जितने भी ऐसे dx एलिमेंट होंगे सबके सब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रहे हैं। सब में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्या उसका डायरेक्शन भी सेम होगा, v ऊपर की ओर b अंदर की ओर, तो v क्रॉस b किधर की ओर, सेंटर की तरफ। मतलब जो पोलरिटी आएगी मेरी वो पोलरिटी क्या कुछ इस तरीके की हर जगह पे आ रही होगी, ऐसा आप अग्री करते हो मुझसे? तो सबकी पोलरिटी अगर सेम है तो क्या सबको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, से यस और नो? तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इंड्यूस्ड की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट विल बी DE इंड्यूस्ड का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर दो बेटा इसको, B ओमेगा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स को, और इसका लिमिट्स मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तो कौन बताएगा, बताओ बालिका, क्या होगा लिमिट इसका? सबसे पीछे, हाँ बेटा, क्या होगा लिमिट? चलो आप बता दो बेटा, क्या होगा लिमिट? आप बता दो बेटा, क्या होगा लिमिट? 0 से पाई। बहुत पिटाई खाएगी, बाकी तो और ज्यादा खाएंगे। यहाँ पे 0 to r लेंगे ना बेटा। x कहाँ से लिया है आपने, सेंटर से लिया है, और x मैक्सिमम किस पोजीशन तक जा रहा है, r तक। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेकर जाएंगे, r तक। तो लिमिट्स यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक डालोगे, 0 से r तक। और E इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, इट इज इक्वल टू B ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। क्या समझने में कोई परेशानी है किसी को? जल्दी बोलो, आगे से इसे याद रख सकते हो, से यस और नो? आगे से इस पॉइंट को याद रख सकते हो? तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा कि अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है कोई चीज तो वैसे केस में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा वो B ओमेगा इंटू आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा। और अगर मैं इसको V के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो BVR डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा, जहाँ पे V इस जगह पर मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दिस पॉइंट इज फाइनल? क्लियर है सभी को? यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। इसके जगह पर किसी डिस्क को घुमा दें, क्या करें वो, किसी डिस्क को घुमा दें, किसी रॉड को पूरा का पूरा घुमा दें, फुल रॉड लें, सेंटर पे हिंज करके घुमा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। जो कॉन्सेप्ट सीखा है एज इट इज आपको लगा देना है। कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको दिखा दे रहा हूँ। मान लो बेटा कि ये मेरे पास क्या था, सर्कुलर पाथ था जिसकी बात हम कर रहे थे। सर्कुलर पाथ को ऐसे दिखाने से ज़्यादा अच्छा है मैं रॉड को ही गोल घूमता हुआ दिखा दूं, नहीं तो फिर मुझे मिटाने वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। यहाँ पे इसको हिंज किया है और क्या कर रहे हैं बेटा, इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं, और ये पूरा हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, प्लीज बोर्ड पे देखो, समझ लिया ना तो ये बहुत मजा आ जाएगा। फिर लगेगा ना कि क्या था यार, इतना आसान सा चीज थी, हम बार बार फंसते रहते थे, गलतियां हो जाती थी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसमें गोल घूम रहा है ना, गोल घूम रहा है, बिल्कुल सर्कुलर पाथ पे हमें पता है कितने से घूम रहा है, ओमेगा से। इस साइड जो वेलोसिटी होगी बेटा क्या ऊपर की ओर होगी, इस साइड जो वेलोसिटी होगी नीचे की ओर होगी, से यस और नो। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास B के बराबर है, लेंथ ऑफ द रॉड जो है मेरे पास ये मान लेते हैं 2L के बराबर मुझे दे रखा है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, आप सोच के बताओ। ये जो राइट वाला पार्ट है सेंटर के बाद का, ये सब के सब ऊपर की ओर अभी वेलोसिटी रख रहे हैं, तो V क्रॉस B
क्या टुवर्ड्स लेफ्ट है? मतलब ये जो छोटा वाला पोर्शन है, यहाँ पे अगर मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बात करना हो तो मैं सिंपली इस तरीके की बैटरी कंसीडर कर सकता हूँ क्या? आप बताओ बेटा, कर सकते हो ऐसी बैटरी कंसीडर? कुछ तो बोल दो। इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप? इट इज बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही लिखोगे ना? अब जो ये नीचे साइड आने वाला है, यहाँ पे v क्रॉस बी देखो, क्या फिर से सेंटर की तरफ जा रहा है? देखो ये है v, ये है b, v क्रॉस b क्या सेंटर की तरफ गया? मतलब यहाँ जो बैटरी होगी, ये बैटरी कैसी होनी है? कैच कर लिया आज मैंने। यहाँ जो बैटरी है, ये बैटरी कैसी होनी है? यहाँ पे जो बैटरी होगी, क्या इस तरीके की बैटरी होगी? से यस और नो? क्या इसकी वैल्यू भी आप चाहो तो आराम से बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हो। अब आप मुझे बताओ, यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 होगा या नहीं? और यहाँ लास्ट का पोटेंशियल फिर से क्या? जीरो। तो रॉड के दोनों बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना? जीरो। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं, लेकिन सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में कितना पोटेंशियल? बी ओमेगा आर स्क्वायर। क्या यही ऐसा ही पोटेंशियल हर जगह पे मिलने वाला है? अब मैंने रॉड लिया था, रॉड की जगह डिस्क ले लेता, कोई फर्क था क्या? सबके लिए दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मिलते, तो हर पॉइंट को अगर आप इसी तरीके से रोटेट करते चले जाते तो हर पॉइंट के लिए क्या यही कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम आपके सामने आता? आराम से हम आंसर तक पहुंच सकते थे। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है क्या सभी को? आगे बढ़ाता हूं, यहां से अगले पॉइंट पे आपको लेकर आता हूं। अगला है बेटा, इसी जगह पर एक और सवाल हमसे बन सकता है। हमको बोलेंगे कि ये रॉड था मेरा, इस रॉड को हमने क्या किया? इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट किया है ओमेगा से, यहाँ फिक्स करके। हर जगह पे फील्ड मुझे दी हुई है, मान लो इनवर्ड फील्ड दी हुई है, v वेलोसिटी ऊपर की ओर हो गई। मुझे बोला गया कि एक मिड में पॉइंट कंसीडर कर लो, इसे o मानो, इसे a मानो, इसे b मानो। ये लेंथ मेरे पास l है और ये लेंथ भी मेरे पास l है। मुझे यहाँ पे EAB की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? EAB की। ठीक है ना? मुझे क्या बताना है बेटा? EAB बताना है। अब मैं कैसे बताऊंगा? तो EOB बताना इजी है हमारे लिए, EOA बताना है हमारे लिए इजी। तो अगर मैं EOB में से EOA को माइनस कर दूं तो क्या EAB नहीं आ जाएगा? मैं बोल रहा हूं इस पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया, इस पूरे का लिख लिया, तो इसमें से ये पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर देंगे तो क्या इसका बचा हुआ पोर्शन जो है हमें मिल जाएगा, बचा हुआ आंसर हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा हमारा जो EAB होना है, इट विल बी इक्वल टू EOB माइनस EOA। कोई दिक्कत है? EOB क्या है? इट इज B ओमेगा इंटू 2L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना है बेटा? B ओमेगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास आंसर आ जाएगा 3B ओमेगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। टफ है ये भी करना, तो फॉर्मूला याद है, हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, हम बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यही माना है कि ये एक बैटरी है हमारी, ये हमारी दूसरी बैटरी है, ये दो बैटरीज आपने लगाई है, ये आपके पास आपका EOA है, ये आपके पास EAB है, और ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है? ये हमारे पास EOB के बराबर है। डन? बढ़ जाऊं आगे? तो यहां तक अगर हम समझ चुके हैं तो मैं थोड़ा आपको आगे लेकर चलता हूं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ यहां से बढ़ाता हूं। यहां से आते हैं बेटा, एक नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है तो बहुत पुराना, लेकिन लिया इसलिए कि आपको समझ में बहुत आराम से आ सकता है। हमसे बोला जाता है कि हम लोग ये 4 तरह के लूप्स ले रहे हैं और इन चारों को एक मैग्नेटिक फील्ड से पास करा रहे हैं। हमें बताना है कि इन चारों केसेस में से किस केस में हमारा जो EMF होगा, है ना, यहाँ बोला गया है विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। हमारा जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है ना? कैसे निकालना है इसका आइडिया दे देता हूँ। ये मान लिया बेटा हमने ले लिया एक ऐसा जोन जहाँ के आगे मैग्नेटिक फील्ड है, इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। अब हमें क्या क्या लेना है यार? हमें क्या क्या लेना है बताते चलो। रेक्टेंगुलर लूप, स्क्वायर लूप,
सर्कुलर लूप, और क्या लेना है बेटा, एलिप्टिकल भी लेना है। ये ले लिया हमने एलिप्टिकल लूप, ले सकते हैं इस तरीके से। आप मुझे बताओ हमें क्या लेने की जरूरत पड़ती है बेटा, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ ही लेते हैं ना हम लोग क्या लेते हैं, L डॉट वी क्रॉस बी, तो L लेते हैं ना। L की अगर हम बात करें तो क्या इस केस की, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो L अगर हम यहाँ पे बोलना चाहें तो L बदल रहा है क्या, यहाँ लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो, हर जगह पे L क्या है, सेम है। तो जब ये लूप इसके अंदर एंटर कर रहा है तो BLV जो एक बार यहाँ एस्टैब्लिश हो गया, क्या वही BLV हर जगह पे रहना है? क्या दूसरे केस में भी ऐसा ही है? बट जैसे ही आप थर्ड केस में जाते हो, एक बार आपकी लेंथ देखो यहाँ कम होती है, फिर लेंथ क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है, फिर लेंथ और बढ़ जाती है, बढ़ती है या नहीं, और बाद में फिर क्या होने लगती है, घटनी शुरू हो जाती है। क्या ऐसा ही एलिप्स के साथ भी है, यहाँ लेंथ कम है, यहाँ बढ़ गई, यहाँ और बढ़ गई, बढ़ते चली जा रही है, बाद में क्या हो गई है, फिर कम होती चली जाएगी। तो ये लूप्स जैसे जैसे इसके अंदर जाएंगे, इन चारों केसेस को अगर हम देखें तो शुरू के दो केसेस में इसका इफेक्टिव लेंथ कहीं भी नहीं बदलेगा, लेकिन बाकी केसेस में इफेक्टिव लेंथ क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी। तो जहां चेंज होती रहेंगी वहां ईएमएफ बदलता रहेगा, और जहां वो कांस्टेंट रहेंगी वहां पे क्या कांस्टेंट रह जाएगा। इससे आप इसका आंसर दे सकते हो। कौन सा आंसर आना चाहिए, सर्कुलर और एलिप्टिकल लूप में हमारा बदलाव होगा, बाकी जगह पे हमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या सभी को? कहीं कोई समझने में दिक्कत है तो BLV फॉर्मूला यूज किया है। L जहां चेंज हो रहा है वहां पे हमने बोला है कि हमारा EMF बदलेगा, जहां L चेंज नहीं हो रहा वहां नहीं बदलेगा, हम ये कोट कर दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, अब मैं इसे छोड़ दे रहा हूं बेटा, लगता है ये मैंने आज करा दिया आपको, इससे मिलता जुलता करा दिया है ना, इससे कुछ मिलता जुलता करा दिया है, तो आप इसे अब कर लोगे। हमें एक व्हील दिया गया है, व्हील में घूम रही है, क्या घूम रही है, रॉड्स हमारी घूम रही है मेटालिक वाली। मुझे बताना है कि EMF क्या इंड्यूस हुआ होगा, ये निकल जाए तो B ओमेगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, आंसर दिया हुआ ही आप मैच करा सकते हो, ठीक है। मैं यहां से थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलता हूं। पहले ED करंट बताने से पहले एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, जो पॉइंट आप याद रखना। देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ विच टाइप ऑफ फील्ड, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, किस टाइप का फील्ड है? इतना लो कॉन्फिडेंस बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? अभी भी नहीं, इट इज एक्चुअली कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव मान के चलते हैं ना, क्यों कंजर्वेटिव फील्ड मान के चलते हैं हम, क्योंकि अगर आप किसी, मान लो कि रिंग की बात कर रहे हैं हम, रिंग के सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया और रिंग पे चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। गोल गोल घूमने में कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, और पोटेंशियल सेम है तो हम अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, साइक्लिक पाथ पे घूम गए हैं, हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। मान लो ए से स्टार्ट किया, वापस से ए पे चले आए, किसी भी पाथ से गए, मुझसे किसी ने पूछा वर्क डन निकाल के बताओ, हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक पाथ है तो 0 बोलेंगे, क्योंकि डेल्टा V की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। बट यहाँ पे हम लोगों को क्या समझना है कि अगर हम यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के टाइम वेरिंग होने पे डिपेंड करता है, हम यहाँ पे लिखेंगे, एक छोटा सा नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E will generally induce in the core of conductor if we apply some time varying magnetic field, time varying magnetic field across it। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा कि अगर हमारे पास कहीं पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, उससे क्या होगा, टाइम वेरिंग फ्लक्स होगा, और उसके चेंज होने से जो फील्ड इंड्यूस होगा, कहाँ पे, किसी कोर में,
है ना, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हो। ये क्या है हमारे पास, ई इंड्यूस्ड है, ये हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ खासियत क्या है, ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये क्या होता है बेटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। तो अगर ये नॉन कंजर्वेटिव है तो सर्कुलर पाथ पे भी मूव करने में यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, होगा ना यहाँ पे। तो सर्कुलर पाथ पे भी घूमेंगे तो क्या होगा, कुछ वर्क होगा, ये बात हमें दिमाग में रखनी होगी। तो यहाँ पे अगर सर्कुलर पाथ भी है तो वर्क डन होगा। अब ऐसा ही चीज एडी करंट में हमें और प्रॉपर वे में पढ़ना है। एडी करंट क्या है अगर कोई पूछे, तो एडी करंट क्या है, इंड्यूस्ड करंट के कुछ लूप्स हैं जो कहाँ फॉर्म हो जाते हैं, किसी कोर में फॉर्म हो जाते हैं जब हम वहां से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को पास कराते हैं। बहुत थोड़ी सिंपल भाषा कर देता हूं समझ में आए। मान लो ना बेटा कि मैंने क्या किया, ये एक इस तरीके का कोर ले लिया, ये मेरे पास एक कोर है, कोई आयरन की पीस है, और इसको मैं ऐसे जगह पे रख रहा हूं जहां पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे से क्या होंगे, लूप्स फॉर्म हो जाएंगे इंड्यूस्ड करंट के। इसके अंदर बहुत सारे लूप्स इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे। अब इन लूप्स के कारण होगा क्या, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है तो वर्क डन भी होगा, वर्क डन होगा तो उन करंट के कारण लॉसेस भी होंगी, हीट लॉसेस होगा, और हीट लॉसेस होने से चीज़ों को खराब होने का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए आप देखे होंगे कि अगर हम ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर जो आपने कभी अगर देखा हो या कहीं पे भी आपको देखने का संयोग मिला हो, कहीं किसी सर्किट से निकला हुआ, तो आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे पतले पतले से प्लेट्स होते हैं, जिन प्लेट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक आयरन का पूरा सॉलिड सब्सटेंस उसके अंदर डाल दिया गया है। क्या करते हैं, प्लेट्स बना के डालते हैं, एक प्लेट है, फिर दूसरा प्लेट है, तीसरा प्लेट है, चौथा है, बीच में कुछ इंसुलेशन भी देते हैं, देखा है ऐसा आपने। वहाँ पे होता क्या है कि हमारा सरफेस एरिया छोटा हो जाता है। मान लो पहले जो सरफेस एरिया था वो इतना था, अगर हम आयरन का पूरा पीस देते तो। अब जब हमने क्या किया, प्लेट्स बना दिए, तो क्या ऐसा ऐसा एरिया बन गया हमारा, एक ये है, एक उसके पास में ये है, एक उसके पास में ये है, इस तरीके से बन गया ना। तो हमारा जो लूप बना यहाँ पे, यहाँ बड़ा लूप बनता, बड़े बड़े लूप्स बनते, यहाँ क्या बनेगा, छोटा लूप बनेगा। छोटा लूप बनेगा तो कम करंट प्रोड्यूस होगा, कम करंट प्रोड्यूस होगा तो कम हीटिंग इफेक्ट आएगी, कम हीटिंग इफेक्ट आएगी तो क्या होगा, हमारा लॉसेस कम होगा, लॉसेस कम होगा तो ट्रांसफार्मर जो है वो ज़्यादा प्रॉपर्ली वर्क करेगा, और साथ ही साथ हीटिंग इफेक्ट भी कम होगी, जिससे उसके डैमेज का खतरा भी कम रहेगा। क्या ये बात क्लियर है। तो ईडी करंट क्या है, एक हमारा इंड्यूस्ड करंट है जो कि किसी कोर में प्रोड्यूस होता है जब हम वहां से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को पास कराते हैं। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके ऊपर बेटा आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो थियरी के लिए आप, थियरी वाले क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहना कि ईडी करंट क्या है क्या नहीं है, ये इससे जुड़ा सवाल पूछा जा सकता है। मैं यहाँ से अब आपको आगे बढ़ाता हूँ, अगले एस्पेक्ट की तरफ लेकर चलता हूँ। हम लोग अब शुरू करते हैं बेटा इंडक्टेंस के बारे में बात करना, ठीक है ना। तो ध्यान से इंडक्टेंस को समझना शुरू करते हैं। इंडक्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे किससे, एल से। मैं क्या, इसे रिप्रेजेंट ही एल से किया जाता है। तो अगर मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू ही इसे समझते हैं इंडक्टेंस को, कि एक मेरे पास कॉइल दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, कॉइल। कॉइल मतलब आप समझ लो वो एक तरीके का सोलेनॉइड टाइप का दिया हुआ है, मतलब सर्कुलर कॉइल्स हैं, बहुत सारे लूप्स हैं वहाँ पे, वो आपको दिए हुए हैं। आप उससे करंट पास करा रहे थे, आप उससे क्या कर रहे थे, करंट पास करा रहे थे। तो जब आप उससे करंट पास कराओगे और मान लो वो करंट बदल रहा होगा, तो क्या करंट के बदलने के कारण फ्लक्स जो है वो वहां पे बदलेगा, सही यस और नो। मान लो कि ये मेरे पास एक कॉइल है, ये एक कॉइल ले लिया मैंने। अब इस कॉइल में कुछ करंट पास हो रहा था आई, यहां मैं मान लेता हूं एन जो है ना मेरा, ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ लूप्स, ये मुझे दिया हुआ है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे मान लेते हैं ए के बराबर दिया हुआ है ना। मुझसे बोला गया कि इससे जब मैंने करंट पास कराया, कैसा करंट पास कराया, टाइम वेरिंग,
ये कैसा करंट है? टाइम वेरिंग करंट है। तो होगा क्या, टाइम वेरिंग करंट पास कराओगे तो क्या फील्ड बदलेगा? फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा क्या? और फ्लक्स बदलने पे होता क्या है? फ्लक्स बदलने पे हमने क्या सीखा है, क्या होता है? हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ईएमएफ किधर इंड्यूस होता है? अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। क्या ऐसा हम कहते आए हैं? हम जानते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो फ्लक्स की वैल्यू को कम करने की कोशिश करेगा। अगर आप फ्लक्स बढ़ा रहे थे तो से यस और नो। यहाँ पे हम ऐसे ही नेचर को इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं एक तरीके से। और कॉइल में जो ये जो अपोज करने वाला नेचर है, ये क्या अपने आप प्रोड्यूस हो जा रहा है? मेरे अंदर ये अपोज करने का नेचर अपने आप आया है ना। दैट्स वाई इस इंडक्टेंस को जो कि मेरे अंदर प्रोड्यूस हुआ है, हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ये मेरे अंदर खुद अपने करंट के चेंज होने के कारण क्या आया है? एक नेचर इंड्यूस हुआ है, जो नेचर उस चेंज इन करंट को अपोज करता है। और सिंस ये खुद हमारे बॉडी के अंदर आया है, हमारे इस अरेंजमेंट के अंदर आया है, दैट्स वाई इसे आप क्या कहते हो? सेल्फ इंडक्टेंस का नाम देते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहाँ हम कहते क्या है कि हमारा जो चेंज इन फ्लक्स होगा ये प्रोपोर्शनल होगा आई के। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाओगे तो किसे यहाँ पे डालोगे बेटा? एक कांस्टेंट डालोगे, जिसको आप यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट कर लेते हो। तो एल है क्या आपका? एल इज बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस। और ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये फाई डिवाइडेड बाई आई को करने से हमारे सामने आ रहा है। क्या यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़ाऊं मैं यहां से? अब देखो इस केस में हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होगा क्या, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना? यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा इसकी बात कर लेते हैं। आपसे मेरा छोटा सा सवाल है, किसी कॉइल के कारण अगर मुझे फील्ड लिखना हो एक्सियल पोजीशन पे या बोल दो उसके सेंटर पे, तो क्या होता है? आप बताओ बेटा, बोलो जल्दी, क्या होता है? इतना मन में बोलोगे तो मन की आवाज मुझ तक कैसे पहुंचेगी? म्यू नॉट इंटू एन आई डिवाइडेड बाई 2r। 2r तो छोड़ दिया ना हमने, 2r भी बोलना पड़ेगा ना। कॉइल है इतना बड़ा, ऐसे दिखा दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं है स्प्रिंग है। एक एकदम छोटा सा पार्ट है इतना सा, जिसमें बहुत सारे कॉइल्स आपने क्या कर रखे हैं? लगा रखे हैं, है ना। तो अगर मैं ऐसे कॉइल्स की बात करूं तो मेरे पास क्या ऐसे केस में जो फील्ड आता वो क्या म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर के बराबर आता? से यस और नो। अब मैं यहाँ पे अगर एरिया की बात करूं, जो कि मैं यहाँ पाई आर स्क्वायर कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसे पाई आर स्क्वायर कंसीडर करता तो ये जितनी भी लाइंस हैं ये सब के सब इस पूरे एरिया से पास होती, जो कि एन इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होती। से यस और नो। अब हम डिवाइड इसको किससे कर दें बेटा? आई से। तो क्या अपने आप एल आ जाएगा? तो आई से आई को हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। इस आर से एक आर को कट कर दिया। हमारे पास जो आंसर आया ये आया म्यू नॉट एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस विल बी आर करेक्ट रिजल्ट। क्या यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है? से यस और नो बेटा। मैंने पहले क्या लिखा? फील्ड। फिर क्या लिखा? एरिया। फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई करके फ्लक्स आ गया। फ्लक्स को हम आई से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? एल मिलेगा। मैंने यहाँ पे एल लिख दिया है। डन है। अब मैं आपसे एक सोलिनॉइड के कारण जो सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। तो आप मुझे आंसर निकाल के बताओ बेटा कि मेरे पास एक सोलिनॉइड गिवन है। फाइंड एल फॉर अ सोलिनॉइड। एल फॉर अ सोलिनॉइड, ठीक है। सोलिनॉइड का स्पेसिफिकेशंस कुछ कुछ हमारे सामने गिवन है। मान लो कि ये मेरे पास क्या था? एक सोलिनॉइड गिवन था। ये क्या है? ये है इसके ऊपर का जो वायर्स हैं जो इसके चारों तरफ रोल किए हुए हैं। मुझे बोला गया है n इज नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। A is its area, L is its length. We are supposed to find its self inductance.
क्या होना चाहिए मुझे निकाल कर बताना है। आपसे करंट की वैल्यू बोली गई तो आप करंट को आई मान लेना। करंट क्या मान लेना? आई मान लेना। अब कैसे सॉल्व करोगे? कोई आइडिया देना चाहेगा मुझे? क्या बेटा बोलो। ओके, निकाल के देख भी लेते हैं बेटा। आप लोग ऐसे मुझे लग रहा है बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ऐसे एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अगर L लिखना चाहता तो L लिखने के लिए मुझे सबसे पहले लिखना होता म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। कोई कंफ्यूजन था क्या? ये इसके अंदर का फील्ड होता। फिर मुझे लिखना होता है एरिया। एरिया के जगह पे आप क्या लिखते हैं? एरिया के जगह ए तो लिखते हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ लूप्स भी लिखने पड़ते हैं ना। ये तो एक का एरिया है ना, एक लूप का एरिया है ना। कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं यहाँ पे, क्या वो भी मुझे लिखना पड़ता? तो मैं यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू लिखता। कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाई L। मैं यहाँ पे N इंटू एल भी डाल देता हूँ। क्या ये पूरा का पूरा एरिया हो गया? अब इस पूरे को डिवाइड किससे करते हैं? I से। I से I कैंसिल हो गया और L की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई A इंटू एल। ये हमारे पास हमारा आंसर है। क्या कोई दिक्कत है? अगर मैं इसे कैपिटल N के फॉर्म में लिखना चाहता तो, अगर मैं इसको कैपिटल N के फॉर्म में लिखता तो ये बन जाता है L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L। ये दो फॉर्मूले हैं बेटा जो कि आपको याद होने चाहिए। यहां से आपको क्या समझ में आया? हमारा इंडक्टेंस किस चीज पे डिपेंड किया, किन किन चीजों पे डिपेंड किया, क्या समझ आया? एक तो डिपेंड किस पे किया बेटा? इसके शेप पे, एरिया पे। दूसरा लेंथ पे। तीसरा वहां जो मीडियम प्रेजेंट है उसके ऊपर। क्या यही कंक्लूजन यहां से आप दे सकते हो? तो बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, नंबर ऑफ लूप्स। बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। एरिया, लेंथ, मीडियम, ये चार ऐसी चीजें हैं जिसपे इस पूरे की डिपेंडेंसी है। ये हमें यहां से समझ में आ गई। क्या ये पूरा पार्ट आपको क्लियर हुआ बच्चों? सेल्फ इंडक्टेंस क्लियर? कैसे निकालते हैं? किसी भी अरेंजमेंट में अब मैं दे दूं निकाल सकते हो। फ्लक्स लिखना है, आई से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यहाँ से बेटा। आगे हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी की। किसकी बात करती हैं हम लोग? अब बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी की। मैग्नेटिक एनर्जी से पहले बेटा बस मुझसे ये पॉइंट छोटा सा मिस हो गया है, सो आई वांट टू इंक्लूड इट हियर। थोड़ा सा मिस हो गया है एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। इंडक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कुछ इस तरीके से, स्पाइरल शेप में आप दिखाते हो उसे। अब अगर किसी सर्किट में इसे यूज कर रहे हो तो दो बातों का ध्यान रखना। मान लो इससे कुछ आई करंट पास हो रही है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है आपका? बी है। आई करंट इससे राइटवर्ड पास हो रही है और मैं मान रहा हूं कि आई इज डिक्रीजिंग। आई क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। दूसरे केस में मैंने बोला कि फिर से सेम सिचुएशन है बट इस बार आई क्या हो रहा है हमारा? आई इज इंक्रीजिंग। इन दोनों केसेस में पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं ये बात अपने दिमाग में होनी चाहिए। तो इंडक्टर का काम क्या है? अपोज करना। इंडक्टर का काम क्या है? अपोज करना। जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को अपोज करना इसका काम है। मानते हो आप सभी? अग्री करते हो मुझसे? पहले केस में करंट क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। तो ये करंट बढ़ाने का काम करेगा। करंट बढ़ाने का काम करेगा तो यहां जो हमारे पास ये क्या हो गया? करंट बढ़ाने का काम करेगा तो क्या होगा हमारे पास? यहां मैं यहां बोलूंगा कि करंट बढ़ाने के लिए एक बैटरी इसके अंदर इंड्यूस हो गई होगी जो कि कुछ इस तरीके की हुई होगी। और इसका अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? एल डी आई बाई डी टी के बराबर लिख सकता हूं। क्या लिखने में कोई दिक्कत है? आप पूछोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने? बहुत इजी था बेटा, 5B था ना। तो मैं यहां से अगर ई इंड्यूस्ड की वैल्यू लिखना चाहता तो क्या मैं इसे आराम से माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी का मॉडुलस लिख सकता था। यहां पे L तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, बाकी बची हुई चीज क्या हो गई बेटा? डी आई बाई डी टी। क्या मैं इसको एल डी आई बाई डी टी लिख सकता हूं? तो ये हमारे पास यहाँ का इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे किस चीज को काम करने में यूज में आ रहा है? करंट को बढ़ाने के लिए। तो करंट को बढ़ाने के लिए आ रहा है तो सेम पोलरिटी में लगेगा जिससे करंट बढ़ सके। देखो हमने वही चीज बनाई है। अगर हम इस दूसरे सिचुएशन में देखें तो करंट बढ़ रहा था ना, इसका काम क्या होना चाहिए? करंट को कम करना। तो इस बार बैटरी की पोलरिटी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। वैल्यू यही रहेगी एल डी आई बाई डी टी,
बट बैटरी की पोलरिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, बदल देनी पड़ेगी। अग्री? ये पॉइंट अगर ए है ये बी है, ये पॉइंट ए है ये बी है, क्या दोनों सिचुएशंस में अब आप अपने आंसर को कोट कर सकते हो? कुछ तो बोल दो। क्लियर है ना? तो कब बढ़ाना है, कब प्लस लिखना है, कब माइनस लिखना है, क्या ये बात यहां से क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया। तो अब मैं यहां से आपको आगे लेकर आ रहा हूं बेटा। हम लोग अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड की, कि अगर हम किसी भी इंडक्टर से करंट को पास करा रहे हैं, वहां पे हमारा कुछ इंड्यूस ईएमएफ हमें देखने को मिल रहा है। हम सभी जानते हैं कि पावर की वैल्यू क्या होती है, V इंटू आई के बराबर होती है V इंटू आई। V को आप लिख सकते हो एल डी आई बाई डी टी, और I तो I ही हो गया आपका। तो मैं यहाँ पे अगर पावर लिखना चाहता तो क्या लिखता, एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, और उसको अगर मैं dt से मल्टीप्लाई कर दूं, P को अगर मैं dt से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास क्या आएगा? पहले मैंने लिखा पावर इज एल डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई आई, लिख सकते हो। सो P इंटू डी टी इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई I इंटू डी आई, इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू I, इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू T। यहां से वैल्यू आ गई PT, और ये वैल्यू क्या हो गई, हाफ इंटू L इंटू आई का होल स्क्वायर। PT को ही आप क्या कहोगे यहाँ पे? अगर P हमारे पास पावर था तो हम कह सकते हैं बेटा, P अगर पावर है तो PT क्या है, हमारी एनर्जी है। इसको हम यहाँ पे U से रिप्रेजेंट करेंगे और यही लिखेंगे कि हमारी जो एनर्जी स्टोर्ड I है ये हाफ इंटू L इंटू आई स्क्वायर के बराबर आई है। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अब एक खास बात दिखाऊं मैं, मजा आ जाएगा आपको भी देखकर। L का फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा? अभी आप अगर सोलिनॉइड को याद करो तो लिखा था म्यू नॉट इंटू कैपिटल N स्क्वायर इंटू A डिवाइडेड बाई L। अगर मैं स्मॉल n के टर्म में लिखूं तो N स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई A इंटू L मल्टीप्लाइड बाई आई स्क्वायर, यही था ना? ये क्या है हमारे पास, U है। अब बताओ म्यू नॉट N और I जो है ये क्या होता है, ये क्या B होता है हमारे पास? होता है B। तो मैं अगर इस पूरे टर्म को न्यूमरेटर में म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या न्यूमरेटर में ये म्यू नॉट, ये N स्क्वायर, ये आई स्क्वायर और ये म्यू नॉट क्या मिलके B बन जाने वाले हैं? तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, U इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर इंटू ए एल डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। अग्री करते हो सभी? ये ए एल क्या वॉल्यूम है? तो अगर मैं इस वॉल्यूम को नीचे लेकर चला आऊं U के, तो ये वॉल्यूम क्या बना देगा इसे, एनर्जी डेंसिटी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट के बराबर। क्या ये फॉर्मूला रटने के लिए मैंने बोला था आपको, याद करने को बोला था? क्या आप आराम से इसे निकाल भी पा रहे हो? तो अगर हम किसी सॉलिनॉइड के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उससे एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले को लिखना चाहें तो हम आराम से उसे बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ूँ आगे मैं यहाँ से? आगे आते हैं बेटा, अगले पार्ट पे आते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। किसकी बात करते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस की। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से सुनोगे, मजा आएगा, समझ में भी आएगा, है ना? सो प्लीज आप बोर्ड पे देखो और समझने की कोशिश करो। एक को देखकर दूसरे में जो बदलाव आता है, मेरे अंदर के चेंजेस के कारण आपके अंदर चेंज आने लगे, या आपके अंदर होने वाले चेंजेस के कारण मेरे अंदर चेंज आने लगे, तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे? म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से जानेंगे। तो मान लो हमारे पास, इसको भी एक एग्जांपल से ही मैं दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझने में ईज होगा। हम लोग अगर 5b की बात करें तो यहाँ भी हम इसको i के प्रोपोर्शनल मानते हैं, और यहाँ पे बस इस 5b की वैल्यू को क्या लिख देते हैं हम, m मल्टीप्लाइड बाई आई लिख देते हैं, जहाँ पे m से हमारा क्या रिप्रेजेंट होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसे समझते हैं थोड़ा सा। मैंने बोला बेटा मेरे पास मान लो ये 2 कॉइल है, एक कॉइल यहाँ पे कोई दे रखा है और इसके सामने एक दूसरा कॉइल और दे रखा है। इसका रेडियस मुझे R2 गिवन है, इसका रेडियस मुझे R1 दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ I1 करंट फ्लो हो रहा है, इस जगह पे कितना करंट फ्लो हो रहा है मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है ये I2 के बराबर हो रहा है।
इतना इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया है। अब 1 के कारण यहां पे कुछ फील्ड होगा, तो मैं अगर यहां पे फाई बी किसके लिए निकालने लगूं बेटा, 2 ड्यू टू 1 निकालने लगूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, फाइव बी ड्यू टू 2, सॉरी फाइव बी फ्रॉम 2 ड्यू टू 1। फ्लक्स कितना पास हो रहा है, 2 से 1 के कारण, तो कितना लिखोगे आप? क्या आप आराम से यहां लिख सकते थे B1 इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, और मान लो यहां नंबर ऑफ लूप्स आपके पास N2 है और यहां नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, N1 है, तो मैं यहां पे क्या N2 इंटू A2 लिख सकता था बच्चों, से यस और नो। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 5B12 की बात करना शुरू कर दूं, तो क्या मैं इसे B2 इंटू N1 इंटू A1 लिख सकता हूं? मैं बोलूंगा फील्ड किसका, इससे पास होने वाला फ्लक्स चाहिए, तो फील्ड किसका, 1 का, दैट इज B1, और यहाँ पे एरिया कितना है, A2, और उसको हम N2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या मिल जा रहा है, मुझे फ्लक्स मिल जा रहा है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए यहाँ पे इंडक्टेंस, तो मैं यहाँ लिखूंगा M21 इज व्हाट, 2 से पास होने वाला फ्लक्स जो म्यूचुअल इंडक्टेंस उसके अंदर आया है वो कितना है, तो इट इज नथिंग बट B1 इंटू N2 इंटू A2 डिवाइडेड बाई I1। और यहां लिखना चाहो तो क्या लिखोगे बेटा, M12 इज इक्वल टू B2 इंटू N1 इंटू A1 डिवाइडेड बाई I2। क्या ये समझने में दिक्कत है? हम ऐसा मानकर चलते हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है बेटा, वहां हम मानकर चलते हैं कि हमारे 1 का जितना भी फ्लक्स है वो 2 के साथ एसोसिएट हो जाता है, और 2 का जितना फ्लक्स है वो किसके साथ एसोसिएट हो जाता है, 1 के साथ। इसको हम लोग लिंकेज कहते हैं, और यहाँ पे लिंकेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, वो इन दोनों के फ्लक्स को लिंक करने वाली क्वांटिटी है। हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि वो फ्लक्स को लिंक करने वाली क्वांटिटी 1 के बराबर है, तो इफ मैं यहाँ लिख सकता हूं, इफ total flux is linked, total flux of 1 and 2 are linked, then हमारा जो M12 होता है बेटा, इसको आप किसके बराबर लिखते हो, M21 के, और इसको हम वहां पे M से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो फ्लक्स अगर पूरा का पूरा लिंक हो गया है दोनों का, तो ये जो दोनों के दोनों वैल्यूज होंगी, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, और इसको आप रिप्रेजेंट किससे करोगे, M से रिप्रेजेंट करोगे। क्या ये बात भी समझ आ रही है? अब इसके ऊपर एक छोटा सा एकदम हल्का सा क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे दिमाग में क्लियरिटी बन जाए कि कैसे M को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान से देख लेते हैं। ऐसे अब ये क्वेश्चन भी मैं करा दूं तो सेम ही बात हो जाएगी। मुझे बोला गया है 2 कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स है R1 और R2 का, जो कि सेम प्लेन में है, कॉन्साइड भी कर रहा है। R1 बहुत बड़ा है R2 से, R1 क्या है बेटा, बहुत बड़ा है किससे, R2 से, तो R2 के जगह पे मैं यहां पे क्या बना दे रहा हूं, मैं यहां पे ये बड़ा सा लूप बना रहा हूं, और इसके सामने क्या बना दिया मैंने, एक छोटा सा लूप बना दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मान लो कि मेरे पास R2 रेडियस वाला जो है ना, क्या है, लूप है, और ये कौन सा है, R1 वाला है, ठीक है। अब मुझसे बोला जाता है कि इससे पास होने वाला फ्लक्स बताओ, तो मैं यहां से पास होने वाला फ्लक्स क्या लिखता, इसके कारण जो फील्ड है वो होता है म्यू नॉट इंटू आई मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखते हो, म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर लिखते हो। आर स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा, ये R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या यही फील्ड होगा पहले इस बड़े वाले के कारण? इससे पास जो फ्लक्स हो रहा होगा, क्या वो पाई R1 स्क्वायर के बराबर हो रहा होगा? से यस और नो, कुछ तो बोल दो। ये फील्ड हुआ, ये एरिया हुआ, फील्ड लिख लिया, साथ ही साथ किससे मल्टीप्लाई किया, एरिया से, तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या निकल कर आ जाएगा, इट इज 5/I, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू R2 स्क्वायर इंटू पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2।
क्या आप सभी अग्री करते हो? अब बताओ तो यहाँ पे आंसर कौन सा मैच कर रहा है बेटा? मैंने उल्टा लिख दिया क्या? मैंने उल्टा लिख दिया बेटा। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा बदल दूं या इसी से आप समझ रहे हो, ये बताओ। मैंने उल्टा ये लिख दिया कि इन्होंने R1 जो है ना, जहां जहां R1 लिया है मैंने उसे R2 मान लिया है, और जहां पे मुझे R2 लेना चाहिए था उसको मैंने क्या कर दिया है, R1 लिख दिया है। मैं ही बदल देता हूं, है ना, आपको क्यों कंफ्यूज करने दूं। अब हो गया, अब तो क्लियर है ना। तो मैंने R1 को बड़ा माना था, R2 क्या था, छोटा था। तो मैंने इसके कारण यहाँ पे फील्ड लिखी, फील्ड लिखने के बाद फ्लक्स लिखा, और फ्लक्स को I से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आप बोलोगे सर आंसर तो मैच कर नहीं रहा, ऊपर R1 स्क्वायर दिख रहा है, R2 स्क्वायर दिख रहा है, और नीचे R1 स्क्वायर टू द पावर 3/2 दिख रहा है। तो आप इसको अगर अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो न्यूमरेटर में R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में R1 का क्यूब दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो अगर हम इससे इसे हटा दें तो हमारे पास बचेगा क्या बेटा, R2 स्क्वायर बाई R1 ही बचेगा ना। कौन सा आंसर आ जाएगा, क्या D आएगा? इससे आप अपने आंसर को कोट कर सकते हो। तो ये तरीका होगा आपका किस चीज का, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का। और ऐसे केस में हमेशा ये जो छोटा वाला होगा ना, ये आपका इतना छोटा होगा कि आप हर जगह पे फील्ड को सेम ले सको। अदरवाइज यहाँ फील्ड अलग होगा, यहाँ फील्ड अलग होगा ना, होगा या नहीं होगा? एक्सियल पोजीशन पे हर जगह फील्ड सेम होता है क्या? नहीं होता है ना। तो फील्ड अलग अलग होता है, बट हम फील्ड सेम क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि हमारा इसके साइज बहुत छोटा है, हम इसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर पा रहे हैं। क्लियर है? बढ़ूँ आगे? चलो, टाइम अपने पास कितना है बेटा? अच्छा हो गया है बेटा, 5-7 मिनट तो मुझे और लेना पड़ेगा, है ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स की। तो देखो दो कॉम्बिनेशन यहां भी होंगे। पहला कॉम्बिनेशन होगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, दूसरा होगा हमारा बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारे इंडक्टेंस की वैल्यू होती है L सीरीज होती है। ये जैसे रेजिस्टेंस में लिखते हो ना L1 प्लस L2, आपको उसी तरीके से लिखनी पड़ेगी। और अगर हम यहीं पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्या होगा, तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ऐसे केस में हमारे पास 1/L पैरेलल जो होगा ये हमारा 1/L1 प्लस 1/L2 के बराबर होगा। ये दो बातें हमें बिल्कुल मोर और लेस दिमाग में सेट करनी होगी। क्या इतनी बात दिमाग में रह सकती है हमारे? जल्दी बोलो बच्चों, यस और नो। यहाँ पे इंडक्टर के केस में सीरीज है तो हर जगह पे करंट का सेम फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का आप सम लोगे। तो यहाँ पे आपका I1 और I2 जो होगा ये क्या होगा, I ही होगा, दोनों जगह बराबर रहेगा, कहीं पे कोई चेंज नहीं आ रहा। और डेल्टा V1 की वैल्यू आप डेल्टा V2 को ऐड करके डेल्टा V इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। क्या ये भी क्लियर है? कुछ तो बोल दो। रेजिस्टेंस में यही था ना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होके मुझे क्या देता था, नेट पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो करंट आएगा I इक्विवेलेंट वो हमारा I1 प्लस I2 के बराबर होगा, और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V1 डेल्टा V2 ये हमारा डेल्टा V के इक्वल रहेगा। मतलब ये तीनों जगह पे वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेगी। क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है बेटा ऐड करने का, उसे समझो। सीरीज कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अभी तक किसकी बात कर रहे थे बेटा? अभी तक हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के अरेंजमेंट की, है ना। अभी तक हम एक ही तरह के अरेंजमेंट की बात कर रहे थे जहाँ पे हम ये मान के चल रहे थे कि सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस को हमें कंसीडर करना है। बट ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि मुझे क्या करना पड़े, मुझे वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी रोल देखना पड़े। तो अगर एक का फ्लक्स दूसरे के फ्लक्स के साथ कनेक्ट होता है, देखो दोनों में सेम ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो है ना, तो यहाँ पे एक का फ्लक्स क्या हो रहा है, दूसरे के फ्लक्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो हमारा जो LS निकल कर आता है ये होता है L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M के बराबर। किसके बराबर होता है?
L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M। और अगर यही चेंज हो गया, मान लो कि ये एक इंडक्टर था मेरा, ये क्या था, इंडक्टर था, अब इसका जो टर्मिनल है ये थोड़ा बदल दिया हमने, देखो तो करंट की डायरेक्शन बदल गई, एक में टुवर्ड्स राइट थी, अब इसमें क्या हो गई है हमारी करंट की डायरेक्शन, देखो तो क्या टुवर्ड्स लेफ्ट है, से यस और नो। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो L इक्विवेलेंट जो हमारा होगा ये L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ M के बराबर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर फ्लक्स सेम डायरेक्शन में लिंक हो रहे हैं तो आपने क्या किया बेटा, प्लस में लिखा है, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपने क्या लिखा है, माइनस में लिखा है। ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, लास्ट पॉइंट मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ, इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, तो कर लेना खुद से। मैं अब आपको लास्ट पॉइंट आज का बता दे रहा हूँ, LR सर्किट। देखो LR सर्किट की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें सीखने को होते हैं। पहला होता है हमारा ग्रोथ ऑफ करंट। इंडक्टर में अचानक से करंट थोड़ी ना बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ाते हो ना। आप बोलते हो कि क्या हुआ होगा, इससे पास होने वाला करंट धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, तो इसी से इंड्यूस जो EMF इसके अंदर होगा वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, और करंट की वैल्यू को वो आसानी से हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा। तो अगर हम यहाँ पे ग्रोथ ऑफ करंट की बात करें, किसकी बात करें, ग्रोथ ऑफ करंट की, तो हमारा ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ग्रोथ का मतलब हुआ शुरुआत हुई 0 से और धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई, मैक्सिमम तक पहुंच गई है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई अगर आपसे पूछे कि इंडक्टर एट टाइम t इक्वल टू 0 पे बिहेव कैसा करता है, तो आप क्या बोलोगे? शुरुआत में वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट t इक्वल टू 0 कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। आपको किसी सर्किट में दिया हुआ है ना, तो आप क्या करो, उसे रिमूव कर दो और दोनों पॉइंट्स को ओपन कर दो। और जब हम एट t इक्वल टू इंफिनिटी की बात करते हैं तो ये बन जाता है किसकी तरह, शॉर्ट सर्किट की तरह। आप इंडक्टर को हटा के क्या बना दो, एक वायर डाल दो, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो शुरुआत में अपनी पूरी एबिलिटी लगाता है रोक देने के लिए, चेंज को बदलने के लिए, लेकिन जब एक बार करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है उससे, तो कुछ देर के बाद क्या करता है, सरेंडर कर देता है और अपने आप को क्या मान लेता है, एक वायर की तरह बिहेव करने वाला मान लेता है। क्या ये बात क्लियर है? तो ग्रोथ जो हो रही है धीरे धीरे हो रही है, शुरुआत में 0 से हुई और मैक्सिमम तक पहुंच गई। और यहीं पे अगर हम डिके ऑफ करंट की बात करें, तो डिके ऑफ करंट में हम लोग क्या लिखेंगे, I का फॉर्मूला होगा I नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा जो करंट है वो पहले तो मैक्सिमम था और उसके बाद क्या हो गया, घटते 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 0 के बराबर आ गया होगा। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, हमसे पूछते हैं बल्ब की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कब होती है, जब आप बल्ब को स्विच ऑन करते हो या स्विच ऑफ करते हो। तो यहाँ पे अगर उस सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है, जब आप स्विच ऑफ करते हो उस समय उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि उस केस में वहां से पास होने वाले करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम रहती है। ठीक है ना? क्या ये बातें क्लियर हैं? तो ये हमारा ग्रोथ ऑफ करंट एंड डिके ऑफ करंट था, जहां पे हमने सर्किट में पहले तो करंट को एस्टैब्लिश किया, बाद में इंडक्टर सोर्स की तरह बिहेव करते हुए करंट को फ्लो कराना शुरू किया। तो जब फ्लो करा रहा है तो डिके हो रहा है करंट का उससे, और जब वो खुद अपोज कर रहा था तो उसके अंदर क्या हो रहा था, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था करंट का। ठीक है? यहाँ टाउ की वैल्यू L बाई आर के बराबर होती है, जहाँ L आपका इंडक्टेंस है और R आपका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे बच्चों आज की क्लास को अब हम लोग एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? यहीं पे आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और भी कॉन्सेप्ट्स के साथ, जहाँ पे हम लोग पूरा AC जो है ना कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलो फिर। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।